अमन कैसे रहेंगे आ जाइए। रविंदर चौधरी, पिता रविंदर चौधरी से अनुरोध करूंगा कि आए तो साहब का स्वागत करें, मंच पर अपना स्थान लें। परम त्यागी और परम त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि भी आए और तो साहब का स्वागत करें। अशोक त्यागी जी आए और तो साहब का स्वागत करें। इनको त्यागी आए और तो साहब का स्वागत करें। बुल्लट त्यागी, हमें इस प्रोग्राम के आयोजक नरेंद्र मास्टर जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और तो साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में इसी वार्ड से हमारे भाई विकास यादव जी भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विकास यादव जी, सन्नी चौधरी आए और तो साहब का स्वागत करें। उधर से लोगों ने उधर से ठहरा है। श्यामी चौधरी बोलिए, श्यामी जी का श्यामी चौधरी जी आए और तो साहब का स्वागत करें। पूरा देश ढूंढ रहा है विकास कांग्रेस नहीं है लेकिन वो तो साहब के लिए शो लाए हैं, वो तो साहब का अनुरोध है। सर्दियों में याद करूंगा। लेकिन जब चलते रहो तो महसूस भी हो, तो हमें रुकना नहीं। कार्यकर्ताओं को अपने कह रहा हूँ, बहुत मेहनत हमें करनी है। सत्येंद्र जी ने अभी गाना सुनाया, उम्र तो हो गई लेकिन आवाज़ अभी भी बहुत बुलंद है। और गाने का सार यही था कि हमें मेहनत करनी, लोगों के बीच पहुँचना। आज जहाँ ये बैठक हुई है, गाँव के सभी मौजूद लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हैं, सब जिम्मेदार साथी आए हैं। ये घर भी पुराने हैं हमारे, जो चौल साहब के करीबी परिवार रहे, उनके आज जो नुमाइंदे हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे नौजवान भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें जो अगली कड़ी है उसे भी साथ के रखना बहुत जरूरी है। हमारे दल का इतिहास है, काम है, लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से उन्होंने जमीन का मालिक किसान को बनाया। वह आप ये भी जानते हो कि जो हमारे छोटे छोटे काश्तकार हैं, उनके कामों के लिए वह विशेष तौर पे गंभीर थे। जब जमीन से एक तरह से उनको बेदखल करने की एक नीति बनाई गई है, तो चौधरी साहब ने आर्गू किया है, अपने किताबों में भी लिखा है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरियाँ हैं वो इंडिया में फेल होंगी। वो जो थिंकिंग है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी जो चीज़ जैसे बड़ी होती है तो उसमें और फायदा होता है, भारत के कृषि क्षेत्र में वो संभव नहीं है। और जो छोटे स्मॉल फार्म्स हैं, जहाँ काश्तकार खुद खेती करता है, वो अपने ज़मीन से भी लगाव रखता है और वह उसके परिवार सब उस काम में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसका प्रोडक्शन बड़े फार्म से ज़्यादा है। ये चौधरी साहब ने सक्सेसफुली आर्ग्यू किया इस तर्क को, और उस समय जो मॉडल था वो रशिया से प्रेरित कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल जो इंडिया में लागू होने जा रहा था, उसको उन्होंने रोका। आज भी वही स्थितियाँ हैं, जमीनें किसी पे ज़्यादा नहीं है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेहनत बहुत करता है किसान, पूरा जीवन उसी में लग जाता है जितनी मेहनत किसान करता है। और जो खेत में जो मजदूरी कर रहा है, जितनी मेहनत आपकी है, ये देश में और किसी की इतनी मेहनत, लेकिन बदले में क्या मिलता है? आपको कहा गया कि आप हमें मजबूती दें और हम किसान की आय दोगुनी करें। सरकार की घोषणा कोई भी हल्के में नहीं है। जो खासतौर से प्रधानमंत्री कोई वादा करते हैं तो उस बात की अपनी अहमियत, सबने विश्वास किया, सबने समय दिया। सच्चाई ये है कि 2022 कब आई और कब खत्म हुई
लोग हिसाब भी लेना भूल गए। 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी। आय कितनी की दुगनी तिगनी हो गई, कई गुना हो गई, वो भी आपकी नजर में है। चुनिंदा लोग हैं जो लगातार बढ़त हासिल कर रहे हैं। छोटे सा बड़ा काम, इस देश में ऐसा कोई काम नहीं बचा, कोई व्यापार नहीं बचा, वो संस्था नहीं बची जो उनके पहुंच के पार है। सरकारें जो बनती है उनको शर्त देती है, उनके लिए काम करती हैं, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ चौधरी चरण सिंह जी की उस राजनीति के दौर से सीखते थे। आज के नेताओं ने सीख लिया कि किसान शब्द इस्तेमाल करो। किसान बहुत भोला भाला है, अपने एजेंडा में किसान को रखो। कहीं कोई बात हो, चुनाव हो, किसान की जो पसंद आने वाली चीजें बातें हैं उनको रखो और काम अपने ढंग से करो। पिछला चुनाव था शायद सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में। दो बड़े मुद्दे, एक तो बिजली का, जो महंगी बिजली मिल रही है, और जो फसल का नुकसान होता है, जो छोटा हमारा फसल। इनके आने से पहले भी समस्या थी, इतनी बड़ी नहीं थी। याद करो, इनके आने के पहले कभी इतनी तार नहीं लगाने की जरूरत होती, तो समस्या भी इन्हीं की बनाई गई। और ये इनके लिए कोई भावना की बात नहीं है, व्यापार है। इनके लोग फायदा भी कर रहे हैं इसमें। नुकसान जोखिम सारा किसान का। सरकारों के अधिकारियों को भेजा गया विधिवत कि तुम चारा इकट्ठा करो। गांव के प्रधानों को फोन गए, अभी बता रहे थे ना, आप बता रहे थे गांव में अधिकारियों ने, सबने जो है उनको धमकियां दी। ये सरकार के अधिकारियों का काम होता है। और जो दुधारू पशु हैं, जो किसान रख रहे हैं, वो उनकी देखभाल करें, या जो सरकार की जिम्मेदारी है जो इनकी बनी बनाई समस्या उसकी न। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में इस बात को समझा कि मुद्दा है, किसानों को कह दिया भाई बिजली मुफ्त। और हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे कि जो पशु हैं इससे हम निजात दिलाएंगे। आज मैं पूछता हूँ, अजय जी कह रहे थे बिजली के बारे में कि दुविधा है अजीब सी, सरकार को ही दाएं को आपको नहीं मालूम बाएं आप क्या करें। कहने को बिजली मुफ्त है, लेकिन बिल भी दिए जा रहे हैं, वसूली भी हो रही है, और मीटर भी लगाया जा रहा है। हाँ, विरोध किया हो, ठीक है, विरोध किया, लेकिन विरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सरकार आपकी है। अगर सरकार आपकी होती, अगर उनके खुद के वचन के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता होती, कोई कमिटमेंट होता, तो ऐसे दिन आपको ऐसी नौबत देखने। तो सरकार को पहले तो मान लो सरकार आपकी नहीं, गन्ने का रेट इनसे बढ़ाया गया था। अब अगले साल जब चुनाव होगा तो सरकार को 5-10 रुपए बढ़ा दें। चुनाव करीब आएगा तो उनको याद आएगा। मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ गन्ने की फसल है, मैं पूछता हूँ काम की। मुझे बता रहे थे अध्यक्ष जी बैठे हैं, चर्चा होगी, कह रहे थे 15 दिन का पेमेंट आया और आधे घंटे बाद एस्टिमेट आ गया और आ गया। उनसे कह रहे थे मजाक में, आपको पहले पूछना चाहिए। तो गन्ना भुगतान भी समय पे नहीं, रेट भी अच्छा नहीं मिलता। गन्ने के अलावा भी जो फसलें सारी हैं तमाम, जो रेट पहले थे, जो तेजी थी एक समय पर, बीच में आती गेहूँ में तेजी आने वाली थी, वो निर्यात बंद कर दिया। जब पहले आए तो आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। सारा जो बनता रहता है कि चीनी का भाव नहीं बढ़ना चाहिए, दूध का भाव नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी चीज के लिए आपका जो खाद, यूरिया, बिजली, डीजल, पेट्रोल, जो आपके रोजमर्रा की चीजें जो किसान खरीदते नहीं है, उनकी लागत कई गुना बढ़ गई, खर्चे कई गुना बढ़ गए। तो ये हम लोग सामूहिक तौर पर पहले तो इस बात को स्वीकार है कि हम लोग नुकसान में, और हम लोगों की ही कमजोरियां हैं, ये हमारी ही कमजोरियां हैं कि किसान संगठित नहीं हो पाया,
किसान का दबदबा सरकारों पे कमजोर। अगर किसानों को मानने वाली सरकारें किसानों की सामाजिक और राजनीतिक ताकत के आगे झुकने वाली सरकारें बनी होती और जनप्रतिनिधि बने होते तो आपको लड़ना नहीं पड़ता, सड़क पर बैठना नहीं। सबसे बड़ा संकेत है कि पहले तो कानून का आंदोलन किया और अब हमारे मान सम्मान की बात, महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। और इससे पहले ऐसा माहौल नहीं होता। अगर कोई महिला आरोप लगा रही है, आप उन आरोपों में घुसकर उन्हें गलत साबित करने में लगे हो और जो आरोपी है उसका बचाव करने में लगे हो। क्यों? वो कोई खासम खास है, वो हमसे अलग हैं और उससे ऊपर हैं, वो तय करेंगे कि उनके आरोप सही है कि गलत है। उनका काम है क्या? बंद कर दीजिए न्यायालय, कह दीजिए देश में कोई कानून नहीं है, डंडे से राज चलेगा। जो डंडे को लेकर आपने नतमस्तक हुए और पार्लियामेंट में जो डंडा स्थापित किया है, कह दीजिए वो डंडे के हिसाब से ही काम चलेगा। कानून नहीं, संविधान नहीं बचा। अगर कानून है जो इतना सख्त कानून है, जो पूरी ताकत देता है सरकार प्रशासनिक मशीनरी को, मैं पूछना चाहता हूँ कि केस आप सबकी जानकारी, ये केस किसी साधारण व्यक्ति की शिकायत में लगता और किसी साधारण व्यक्ति पे अगर कोई इस तरह के इल्जाम लगते तो देर इतनी देर नहीं होती। कुछ तो वोट है, कुछ ना कुछ संरक्षण सरकार ही उनको दे रही है और ये खुली बात है, आम बात है, सब लोग जानते हैं कि हाँ वो संसद में है, वे मौज में है। उन्होंने अभी तक एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल नहीं किया, उनसे वो पूछताछ भी नहीं की। पुलिस के अधिकारियों का बयान है, छपा है, यहाँ अखबारों में छपा नहीं, वो कह रहे हैं अभी हमने बयान नहीं दिया। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कुश्ती संघ है वो अपना रिपोर्ट दे। कुश्ती संघ की रिपोर्ट की पुलिस इंतजार कर रही है। क्यों रिपोर्ट की पुलिस इंतजार करेगी? उस रिपोर्ट का क्या इसमें है, उनका क्या स्कोप है? कोई प्रावधान कानून में नहीं है। वो कोई बॉडी रिपोर्ट बनाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उस इन्वेस्टिगेशन, उस जांच में, उस पड़ताल में कोई देरी नहीं हुई। यहाँ खुले हैं, मस्त है। ये नौबत है कि ये खिलाड़ियों का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। आपने देखा हो तस्वीर कि पुलिस के बूट लग रहा है उनके चेहरे, इस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ऐसी महिलाएं जिनके प्रति जो आइकन है, जो गांव देहात के हर परिवार के आइकन है, जो हमारे खेल में प्रतिभा है, उनको बताया जाता तुम ऐसा बनो, तुम्हें भी मेडल जीतना है, इनकी तरह बनना है। आज वो बच्चा क्या सोचेगा, मुझे इनकी तरह बनना है कि मैं सड़क पे पीटा जाए? ना भाई ना, मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहती। 5 साल बाद अगर आज हम लोग नहीं सुधरे और उनके साथ नहीं खड़े हुए और उनको न्याय नहीं दिलाया, तो 5 साल बाद गांव देहात का कोई बच्चा खेल के प्रति उनका कोई रुझान नहीं रहेगा। जिस तरह सेना को उन्होंने ध्वस्त किया, 4 साल की कोई नौकरी नहीं होती और कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे देश सुरक्षित नहीं रह सकते, आउटसोर्सिंग के आधार पे देश सुरक्षित नहीं रह सकते। तो ये वो नौकरियां थी, ये वो काम थे जो गांव देहात के लोग, उनको लगता है हम मार्शल कौम हैं, शारीरिक मेहनत हमारी। सत्येंद्र जी को देखने में तो कमजोर लगते हैं, मुझसे ज्यादा ताकतवर होंगे, उनका शरीर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझसे ज्यादा भाग सकते हैं। क्यों? तो खेती किसानी का काम ही है ना, गांव में जीवन में इतना मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो इसलिए ये वो काम थे जो गांव का कोई बालक सोचता है कि मैं ये काम तो कर ही सकता हूँ। सीआरपीएफ, आर्मी, खेल, आपने वही काम खराब कर दिया, या तो वो आदर्श आप खत्म कर, जो भावना थी भावना भी खत्म कर दो। इसलिए ये बहुत बड़ा संकट की घड़ी है। सिर्फ उन पहलवानों की बात नहीं है, एक मुकदमे की बात नहीं है, ये हम सब के साझी लड़ाई होनी चाहिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी नज़र बनाए रखना। यहाँ हमेशा न्यायप्रिय समाज रहा। चौधरी चरण सिंह जी के आह्वान पे आपने बड़े बड़े आंदोलन किए,
माया त्यागी कांड में कितने लोग जेल गए, तब किसी ने नहीं देखा कि ये त्यागी समाज की है, हमें निकलना है कि नहीं निकलना। अरे सरकार से सवाल मत पूछो, तुम तो खिलाफत कर रहे हो सरकार की। हक है, अगर गलत है तो गलत है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, समाज का काम ही होता है। जीवन समाज, सभ्य समाज में अगर हम ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल क्या होगा? कल जब हम पे गाज गिरेगी तो क्या होगा? रोज आप पे तो गाज गिर ही रही है, आपको तो पहले ही घेरा गया है, आप पे तो पहले बड़ा टारगेट बना दिया उन्होंने। ये किसान ही मेरे खिलाफ लड़ सकते हैं, इन्हीं को घेर कर। सबसे ऊपरी स्तर पे जो आज देश के सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता आपके लिए अच्छी है ही नहीं। जितना मैं समझ पाता हूँ, मैं सिस्टम में भी हूँ, उनके दायरे के बहुत बाहर भी हूँ। जितना मैं उनको देखता हूँ, रीड करता हूँ, उनके निर्णय को, उनके हाव भाव को लेता हूँ, उनके पार्टी में भी कोई खुश नहीं है। तो गाँव देहात से निकल के गए, वो भी खुश नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए हमें और आपको मिल करके अपनी सामाजिक शक्तियों को भी बटोरना होगा, एकत्रित करना होगा, राजनीतिक ताकत अपनी धनी होगी। अभी हमें समय मिल रहा है भरपूर। ये समय 1 साल का जो मैंने तय किया है कि 1500 गाँव में जाऊँ। रिश्ते खून के भी जो होते हैं, परिवार के भी होते हैं, अगर भाई पूछेगा ही नहीं दूसरे को तो रिश्ता तब भी हो जाता है। फिर घर वालों को न्योता देना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं आया हूँ गाँव में। अगर मैं गाँव में आऊँगा नहीं, रिश्ते हमारे भले पुराने हों, आपको टोकूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, हाल नहीं लूंगा आपका, तो आप नाराज हो जाओगे। मैं चाहता हूँ आप मुस्कुराते रहो, आप हमारी ताकत को, हमारी शक्ति को से बहुत अच्छा लगा सब मोदी जो यहाँ आए हैं, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि नए कार्यकर्ताओं को बनाने में जो पार्टी के संगठन का निर्माण का काम होता है बेहद जरूरी है। अगर सबकी पार्टियां हो सकती हैं तो गाँव की, ग्रामीण समाज की, किसान की भी पार्टी होनी चाहिए। वी मस्ट सर्वाइव, वी मस्ट प्रिवेल। और मजबूती के साथ हमें अपने नतीजे लाने होंगे। और मैं आपके उस ताकत के आगे नतमस्तक होकर आपसे यही कहने आया हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप आशीर्वाद दो, नए कार्यकर्ता अपने बीच के लोगों को निकालो, उनको नेतृत्व उनके हाथ में दो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम। धन्यवाद।